Anushka, I'm good. How are you? Good. How's the day going? Good. How about So, you? my day is nice. It's fine. Okay, so we can begin. Tell us about yourself, your background. Yeah, so my name is Sakshi Chauhan and I'm from Tehri, Garhwal, Uttarakhand. Currently, I'm in Rishikesh. I have done my graduation and post graduation in Hindi and English literature. I'm an international wheelchair basketball player and I was a part of Javed Abidi Fellowship. And my theme of work is accessible tourism. Why accessible tourism? Actually, I met with an accident, and after that I was a complete wheelchair user. And the first accessibility challenge that I have faced is that after my accident हम लोग कभी गांव में वापस नहीं जा पाए और हम लोगों को ऋषिकेश में शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशन। और वहाँ पर एक व्हीलचेयर यूजर के तौर पर सर्वाइव करना इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो वो एक फर्स्ट फेज था एंड उसके बाद कॉलेज में स्कूल लाइफ में और इवन दो व्हेन आई वाज इन देहरादून तो बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। और एंड इट्स नॉट ओनली मी एक्चुअली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो उनके एक्सपीरियंसेस में हम लोग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस आए हैं। तो ऑफ कोर्स ये पहले से दिमाग में था कि मुझे एक्सेसिबिलिटी पे कुछ करना है। टूरिज्म इसलिए क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो कोविड था और हम लोगों को अपने ही एरिया में काम करना था जिस शहर में हम लोग हैं। और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत ऋषिकेश शहर में हूँ और ये टूरिज्म का हब है। चाहे यहाँ पे रिलीजियस लोग आते हों या फिर योग नगरी के लिए ऋषिकेश पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है तो वहाँ से लोग आते हैं और एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक तो मुझे लगा कि ऋषिकेश में एक्सेसिबल टूरिज्म पर काम करना एक बहुत अच्छा ये हो सकता है। ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग भी ऋषिकेश को उतना ही इंजॉय कर पाए जितना बाकी लोग कर सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल एथलीट है, राइट? तो आपने इंडिया भी ट्रैवल करा है एंड यू हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड आल्सो फॉर योर गेम्स। सो कैन यू टेल मी कि हाउ द एक्सेसिबिलिटी हियर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी देयर? जब मैं फर्स्ट अपने टूर्नामेंट के लिए गई बिलीव मी फ्रॉम एयरपोर्ट टू द लाइक कमिंग बैक इतना एक्सेसिबल था सारा एनवायरनमेंट। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे जो हमें बस लेने आई थी उसमें एक ऑटोमेटिक रैम्प था जिसमें बस आप अपना व्हीलचेयर लैंड कर दे वो ऑटोमेटिकली आपको लेकर जाएगी एंड ऑल। एंड जितना भी स्पेस वहां पर था हम लोगों के लिए बीट होटल रूम्स और कोर्ट और इवन पार्क और स्विमिंग पूल और कुछ भी चीजें जो वहां पर थी एक एक कोना आप अपने व्हीलचेयर से एक्सेस कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन वाला डेस्क हो या फिर आपका फूड कोर्ट हो या फिर कुछ भी चीजें वहां पे आप एक फ्री वर्ड हो कि ठीक है आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं नहीं है। चाहिए। आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं पूछना कि आप थोड़ी देर रुकेंगे क्या मुझे और यहाँ पर रुकना है। हाँ आप लोग जा सकते हो मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो जो अ, एक फील फ्रीडम है। होता है फ्रीडम फील होता है हाँ। मुझे लगता है वो इंडिया में कहीं ना कहीं लैक करता है। और यहाँ पे बहुत सारे पर्सन से डिसेबिलिटी हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह का फ्रीडम मैंने वहां पे महसूस किया है यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं और हम लोग एनवायरमेंट को थोड़ा और बेहतर बनाए। इंडिया में कोई इंसिडेंट जो आपने देखा हो जब आप अपने मैचेस एंड टूर्नामेंट्स के लिए गए हो? लास्ट ईयर देयर वाज अ टूर्नामेंट इन द हरियाणा और मेरा जो स्टेशन था वो जिंद में था। तो मैं अपनी सारी इक्विपमेंट लेकर उतरी वहां पर। वो भी एक अलग स्ट्रगल था कि मैं अपना इक्विपमेंट लेकर कैसे उत्तराखंड से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा आए। बट जो सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था वो ये था कि वहां पे रैंप था ही नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वहां पे एक सीढ़ियां थी फिर आपको ब्रिज क्रॉस करना है फिर आपको सीढ़ियां उतरनी है। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वो पटरी वाला रास्ता ले रहे हैं अपने सामान के साथ। हम्म। और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे भी यही रास्ता लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से मैं अपना सामान लेकर जाऊं और मैं थोड़ा थोड़ा भी लेकर जाऊं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। और स्पेशली क्या पता जब मैं वापस आऊं तो मुझे वहां पर मेरा सामान ही नहीं मिले। तो मैंने भी अपना सामान थोड़ा थोड़ा लोगों की हेल्प से उधर पटरी से पकड़ाना शुरू किया। तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी बिलीव मी इट्स नॉट जस्ट फॉर द पीपल आई हैव मेंशन इट्स फॉर एवरीवन क्योंकि अगर वो एक्सेसिबल होता तो कोई पटरी वाला रास्ता ले ही नहीं रही होता। Talking about fellowship, when you were collecting case studies and when you went to government official, how was your experience there? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको एकदम ऐसा लगा हो कि बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, सो व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस? कभी ऐसा लगा है आपको?
ऑफ कोर्स जब मैंने फर्स्ट पॉलिसी ब्रीफ अपना ड्राफ्ट किया था और बहुत सारे ऑफिशियल्स को सबमिट किया, मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आया। देन आई थॉट कि शायद मुझे उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं ताकि मुझे रिस्पांस आए। तो मैंने दोबारा से केस स्टडीज लेना शुरू किया, दोबारा से गूगल फॉर्म सर्वे, दोबारा से पूरा रिपोर्ट बनाया, फिर मैंने डोर टू डोर जाकर सबमिट किया है। और मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इतने टाइम बाद, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस बात से होती है कि जितनी केस स्टडीज मैंने सुनी है और जो या भी उन लोगों का दर्द है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कुछ चेंज नहीं आया तो मैं उनको क्या आंसर करूंगी। अगर वो कल के दिन मुझसे पूछे कि साक्षी क्या चेंज है, कुछ हुआ क्या, तो मैं उनको क्या आंसर या कर पाऊंगी जब मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग। उनका मुझे आंसर ना करना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, लेकिन मैं आगे क्या आंसर करूंगी वो मेरे लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये ऑफ कोर्स ये फील होता है कि क्या कर रहे हैं। समय बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल। Sakshi, your journey has been quite intensive and long. You have seen so many instances, including your own and others, and आपको बहुत experience भी है. So, are there any instances, any transformative instances जिन्होंने आपका नजरिया एकदम, बदल के रख दिया? मुझे लगता है ऑफ कोर्स जो स्पोर्ट्स करियर मेरा स्टार्ट हुआ है उसने मेरा लाइफ कंप्लीटली चेंज किया Yeah. है। मुझे लगता है उसके बाद मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स करियर। तो वो एक इंसिडेंट था जिसने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। बट आफ्टर शोल्डर इंजरी, जब मैं 2-3 साल अकेली थी दिल्ली में और मैं मेरा शोल्डर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसने भी एज अ पर्सन मुझे कहीं ना कहीं चेंज किया है। मुझे ऐसा लगा कि शायद चीजें खत्म हो जाएंगी क्या। बट द गुड थिंग इज कि शायद मैंने बचपन से इतना कुछ देखा है कि मैं कभी भी ऐसे ब्लैंक नहीं हुई कि शायद इसके बाद अब कुछ नहीं है। मुझे हमेशा वो होप थी कि वर्स्ट केस अगर मैं अपना स्पोर्ट्स करियर नहीं भी दोबारा शुरू कर पाए, तो आई एम हैविंग द फेलोशिप, आई एम हैविंग द जॉब, जिससे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। माइट भी कि मैं अपने करियर में आगे बहुत अच्छा करूँ। तो वो सब चीजें हैं, मुझे लगता है हाइज और लोज आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और वो आपको और बेहतर बनाती हैं कि आप आगे चल पाए। एक्चुअली बहुत मेंटल इश्यूज और अदर हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। हम बिल्कुल। लोग जब लॉकडाउन में थे तो वी वर लाइक in our house for some months, and at starting it felt fun, but बाद में इतने मेंटल इश्यूज हुए, वायलेंस के केसेस बढ़े, डिप्रेशन के केसेस बढ़े, एंड दिस वाज जस्ट फॉर मंथ्स। जो इंसान सालों से घर से बाहर नहीं निकला। उनके लिए लॉकडाउन कभी खत्म ही नहीं होता है। उनको ये उम्मीद भी कुछ लोग छोड़ चुके हैं कि ये लॉकडाउन खत्म होगा, और जैसे ही हम्म। बाकी लोग लॉकडाउन खत्म होने पर बहुत सारे घूमने निकल गए, जस्ट घरों से बाहर निकल गए, उन लोगों के पास ये उम्मीद भी नहीं है कि कभी ये इनएक्सेसिबिलिटी का लॉकडाउन खत्म होगा और वो घर से बाहर जा पाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लोग कभी घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। और मेरे पास ऐसे भी 2-3 केस स्टडीज है जो घर से बाहर ही नहीं निकलते और उनको लगता है वो निकल ही नहीं सकते निकल ही अब। नहीं पाएंगे। कमिंग बैक टू एनसीपीडीपी, यू सेड कि अब वहाँ पे आपके अच्छा टाइम गया था, तो आपकी फेलोज के साथ बॉन्डिंग कैसी थी? मुझे लगता है कि हम फेलोज सिर्फ तभी मिल पाते थे जब हम लोगों का वर्कशॉप्स होता था। बट बिलीव मी, हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे कि लास्ट वाला जो वर्कशॉप था, हमें पता था कि पता नहीं इसके बाद कोई वर्कशॉप मिले ना मिले। तो हम लोगों का 7 दिन का वर्कशॉप था। पूरे सुबह से शाम तक हम लोग वहां पे रहते थे। 10-11 बजे हम लोग का डिनर खत्म होता था। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे का कुछ होमवर्क है तो हम लोग साथ में मिलकर वो करते थे, नहीं तो हम लोग गप्पे लगाने लगते थे, हम लोग गाने गाने लगते थे। कुछ भी करना, मतलब हम लोगों ने बहुत क्रेजी चीजें की है वहां पर। और वो बहुत बहुत ज्यादा फन था। मेंटोर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, उनसे क्या सीखा, एंड कौन सी बातें उनकी आपको बहुत अच्छी लगती थी? सबसे पहले जो मेरे मेंटोर थे वो गौरव रहेजा सर थे। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं 2 दिन उनके साथ रह जाऊं तो शायद मैं फेलोशिप में कुछ भी कर सकती हूँ। पर उनका जितना भी 1-2 दिन का गाइडेंस था मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे जो मेंटोर थे उनके साथ भी मेरी बात हुई, लेकिन उतनी नहीं हो पाई। शायद तब मेरा स्पोर्ट्स करियर थोड़ा सा और खुल गया था और मैं उतना नहीं एक्टिव थी बात करने के लिए अपने मेंटोर से, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम होता था और शायद मैं उस टाइम पर कहीं ना कहीं होती थी, तो उस बात का मुझे रिग्रेट है। बट गौरव रहेजा सर की जो मुझे बातें अच्छी लगती थी वो ये है कि वो बहुत ग्राउंड लेवल पे सोच पाते थे। जो हमें लगता था कि शायद सिर्फ हमने फेस किया, शायद इनको नहीं पता होगा, बट सर को सब कुछ पता था। एज अ पर्सन में डिसेबिलिटी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे एक्सपीरियंसेस है, आप इतने अच्छे से शायद नहीं समझ पाओगे, बट वो सब कुछ समझते थे और वो इतना ग्राउंड से हमें चीजें बताते थे कि साक्षी एक दिन व्हीलचेयर लेकर निकलो, कैमरा लेकर निकलो और सब कुछ बताओ ना आप क्या कर रहे हो। कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, इसलिए कि इससे आप
एविडेंसेस भी कलेक्ट कर पाओगे, इससे आप अवेयरनेस भी स्प्रेड कर पाओगे, क्योंकि अभी लोगों ने ये सोच लिया है कि वो लोग तो घर पे ही रहते हैं ना, तो इन्वायरमेंट को उतना एक्सेसिबल बनाने की भी क्या जरूरत है। मतलब क्या है। बट उनको वो नहीं समझ में आता कि क्योंकि इन्वायरमेंट एक्सेसिबल नहीं है इसलिए वो लोग घर पर है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हमें बताते थे कि आप स्कूल में जाओ, आप कुछ एक्टिविटी करवाओ, आप उनको बोलो कि दो लोग हैं जो नहीं खेलेंगे, उनको कैसा फील हो रहा है, उनको वो फील करवाओ, तो चीजें समझ में आएंगी सबके। और जब आप अवेयरनेस फैलाएंगे तभी चीजें बढ़ेंगी। उनके हिसाब से अवेयरनेस बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि एटीट्यूडल बैरियर अगर खत्म होगा तो एक दिन हम लोग फिजिकल बैरियर भी खत्म कर ही देंगे। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती थी। मुझे लगता है कि जितना भी मैंने चीज़ों से सीखा है, शायद वो कहीं न कहीं आगे के लिए भी इंसान प्रिपेयर होता है कि आपको यस। आगे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। माइट बी आगे इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ या इससे ज़्यादा हाइज़ हों, तो मुझे लगता है कि आपको हाइज़ भी सँभालने आने चाहिए। इट्स नॉट कि जस्ट आपको लोज़ सँभालने आने चाहिए। तो मुझे लगता है शायद मैं उतनी तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गई हूँ कि हाइज़ भी आएँ तो मैं उनको भी सँभाल पाऊँ, और अगर लोज़ भी आए तो मैं उनको भी सँभाल पाऊँ। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि जो भी लाइफ ने मुझे सिखाया है वो कहीं ना कहीं मेरी जो जिंदगी जीने का आपका तरीका होता है ना, उसमें हमेशा एड ऑन करता है। और शायद वहां से थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आता है। दैट्स अ वेरी, थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सो के मच लिए। अनुष्का। And actually, this was very informative. Thank you so much for sharing your valuable experiences and information with us. थैंक यू सो मच अनुष्का।